ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कमोडोर सी उदय भास्कर और पत्रकार अजय बैनर्जी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की मीटिंग में कल उन्होंने शिरकत की उज्बेकिस्तान में और बड़े अहम मुद्दों पर भारत के मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे एससीओ को चलना होगा। उन्होंने एक बड़ी अहम बात करी, रशिया और यूक्रेन का जो स्थायी युद्ध चल रहा है 6 या 7 महीने से, भारत का पक्ष रखते हुए राजनाथ सिंह जी ने कहा कि रशिया और यूक्रेन को बैठ के बात करनी पड़ेगी। भारत ने ये कहा कि वहां जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है यूक्रेन में और आसपास के मुल्कों में, उसको रिजॉल्व करना होगा। और भारत ने एक जताया कि यूक्रेन में जो हो रहा है उससे काफी खेद है भारत को। कमोडोर भास्कर, इन 3-4 मुद्दों का उठाना इन जगहों पर, एससीओ पर, क्या महत्व है इन चीजों का? मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने एससीओ के बैठक में जो उन्होंने यूक्रेन का जिक्र किया है, जिस दायरे में उन्होंने भारत के जो चिंताएं हैं, खास ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिसका आपने जिक्र किया है, इसको रेखांकित करना मैं समझता हूं कि इस वक्त जबकि वो जंग जो है 6 महीने उसके पूरे हो गए हैं, ये राजनीतिक और सामरिक दायरे में काफी अहम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, और इससे एक प्रकार से भारत की जो विश्वसनीयता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई ऐसे जटिल मुद्दों के ऊपर विश्व में, उसको लोग सुनते हैं, उसकी अहमियत होती है। और जबकि मैं कहूंगा कि इस वक्त भारत के ऊपर एक प्रकार का आशा भी है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कि जब रूस और अमेरिका के बीच में तनाव एक प्रकार से यूक्रेन की वजह से बढ़ा है, दूसरी ओर अमेरिका और चीन के बीच में तरह तरह के कारणों की वजह से वहां पे भी तनाव बढ़ रहा है, शायद भारत एक अंतर्राष्ट्रीय दायरे में एक बड़ा देश है, एक ऐसा देश है जिनकी राय अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लोग सुनते हैं और आशा यही कर रहे हैं कि भारत के अलावा इंडोनेशिया भी है, तुर्की भी है, कि वो इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में किसी प्रकार का कुछ मार्ग दिखा सकते हैं। राजनाथ सिंह जी ने एक और बात करी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की। कमोडोर भास्कर, एससीओ की जब मीटिंग होती है उसमें पाकिस्तान भी बैठता है। रक्षा मंत्री ने जब बात करी है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना बोला है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। और उन्होंने दूसरी बात करी, अफगानिस्तान की जो धरती है वहां से किसी भी मुल्क में टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, वहां कोई लॉन्च पैड नहीं होने चाहिए और कोई भी किस्म के टेररिज्म को वहां, जिसे कहते हैं, पनपने नहीं देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब एससीओ का इतिहास आप देखेंगे, शुरुआत अभी एससीओ जो है 20 साल से ज्यादा पुराना है, इसका 21 साल चल रहा है। इससे पहले शांघाई 5 चीन ने शुरू किया था और उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक प्रकार से ये पोस्ट 9/11 2001 की जो घटनाएं थी उसका भी अनुभव या तजुर्बा के दायरे में कोई शक्तिशाली देश मिलके दहशतगर्दी का सामना करने के लिए सबसे पहले मंच बनाना चाहते थे, उसके बाद अपनी जो काउंटर टेररिज्म की जो क्षमता है उसको बढ़ोतरी देना चाहते थे। और जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, बुनियादी जो चुनौती उस वक्त यही था कि जब आप दहशतगर्दी का सामना करने के लिए मंच बना रहे हैं, और पहले आपको याद होगा चीन, रूस और सेंट्रल एशिया के 4 स्थान जो थे वो इसके सदस्य थे। कई सालों के बाद अस्ताना में बैठक के बाद भारत और पाकिस्तान को शामिल करने का निर्णय हुआ था। और इस बीच अगर आप एससीओ के जो राजनीतिक जितने भी चर्चाएं हुई थी उस वक्त, उसका अगर समीक्षा करेंगे तो ये एक बुनियादी चुनौती था। इसमें एक प्रकार का विडंबना का भी पहलू है, विरोधाभास का भी पहलू है कि जो राष्ट्र, जो मुल्क दहशतगर्दी को समर्थन दे रहा उनको गुट में शामिल किया जाए या नहीं। ये एक जटिल राजनीतिक सवाल था, सामरिक सवाल था चीन और रूस के लिए। चीन के तरफ से शायद इसका समाधान काफी आसान था, क्योंकि पाकिस्तान चीन के बीच में इतना गहरा रिश्ता है, सामरिक रिश्ता। वो शायद गुट के अंदर चीन को, पाकिस्तान को साथ शामिल करना काफी स्वाभाविक था। परंतु मॉस्को या रूस के लिए ये एक काफी जटिल सवाल था और जहां तक मैं इसका अंदाजा कर सकता हूं, दिल्ली मॉस्को के बीच में काफी इसके बारे में बातचीत हुआ था और रूस यही चाहता था कि भारत एससीओ के अंदर शामिल होना चाहिए। और उस वक्त भी आपको याद होगा कि देश के अंदर काफी चर्चाएं हुई थी। ये खास जब मनमोहन सिंह साहब की हुकूमत थी, यूपीए 2 से लेके हम एनडीए 1 में आ रहे थे, मोदी साहब का पहला टर्म था 2014 के बाद, कि भारत जो है एससीओ में शामिल होना चाहिए या नहीं।
ये जानते हुए कि साथ साथ पाकिस्तान भी अंदर आएगा। और उस वक्त मेरे ख्याल से निर्णय यही लिया गया था, काफी समय के बाद, काफी सोच विचार के बाद, कि पाकिस्तान को एससीओ के टेंट के अंदर लाना शायद बेहतर होगा, बल्कि उसको बाहर रखें, क्योंकि इससे कम से कम राजनीतिक स्तर पे बातचीत पाकिस्तान के साथ हो सकता है। और ये नहीं कि जितने भी देश हैं और जितने भी उनके इंटेलिजेंस या खुफिया एजेंसी या राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार हैं, सब जानते थे, चाहे वो मॉस्को में हो या बीजिंग में बैठे हैं या स्थान में या तुर्की में, कहीं भी, ईरान में, कि पाकिस्तान की क्या भूमिका है। पर ये, जैसे मैंने कहा, विडंबना का भी पहलू है, विरोधाभास भी है कि आप उसी देश को शामिल कर रहे हैं और एससीओ के अंदर हम काउंटर टेररिज्म की क्षमता बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की भी बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर भी एक्सरसाइज में शामिल होगा। तो ये मैं कहूंगा कि एससीओ का एक बहुत ही खास पहचान है कि उसी देश के साथ एंगेजमेंट, बातचीत हो रहा है दहशतगर्दी के मामलों के ऊपर, और आशा यही करते हैं कि एक प्रकार का राजनीतिक दबाव हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर कि आपके नीतियों में बदलाव लाए। अगले साल से भारत एससीओ का नेतृत्व करेगा, और ये जो बात कमोडोर भास्कर कर रहे हैं कि उसमें पाकिस्तान भी होगा, बहुत बड़ी सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगले साल जब भारत इसके नेतृत्व लेगा एससीओ का, साथ ही साथ रक्षा मंत्री जी ने जो एससीओ के मुल्क हैं उन सबको भारत में न्योता दिया है, इंडिया एक सेमिनार कराने की फिराक में है, और वो सेमिनार थिंक टैंक्स के साथ बात करेगा, जो कि बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, बुद्धिजीवी लोग उसमें बैठ के डिस्कशन करते हैं कि कैसे किसी देश की सामरिक रूपरेखा होनी चाहिए, किसी और दूसरे मुल्कों के प्रति कैसी रेखा होनी चाहिए। कमोडोर भास्कर, ये एक थिंक टैंक की बात करी है राजनाथ जी ने वहां पर, और कहा है कि हम इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यानी कोई मानव रिक्वायरमेंट आएगी, किसी प्रॉब्लम आती है, कोई आपदा आती है, उसमें एक सेमिनार कराया जाए और सारे एससीओ के मुल्क उसमें पार्टिसिपेट करें। कितना अहम है सर ये? इस प्रकार का बैठक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सकारात्मक इनकी भूमिका होती है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें हमारे ही जो प्रांतीय जो इस वक्त चुनौतियां हैं, उसमें अफगानिस्तान मैं कहूंगा सबसे बड़ा चुनौती है। अफगानिस्तान का जो इतिहास है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शीत युद्ध में एक प्रकार वो शिकार बन गया था शक्तिशाली देशों के बीच में। उसके बाद अंदरूनी कारणों की वजह से और जिस प्रकार का ये जो इस्लाम का विचारधारा का उपयोग भी किया गया था, और जो बार बार यही कहा जाता था कि मुजाहिदीन जो है उन्होंने कलाश्निकोव को लेते हुए अपने धर्म का एक प्रकार से सुरक्षा के लिए उन्होंने जो कदम उठाया था, उस वक्त की भूतपूर्व जो सोवियत यूनियन है उसको अफगानिस्तान से हटाने का जो प्रयास था, वो जो लहर है तब से लेके आज तक अफगानिस्तान पीड़ित रहा है। और पिछले साल जो अमेरिका के विड्रॉल के बाद पिछले एक साल में तालिबान के हुकूमत ने अफगानिस्तान के नागरिकों के ऊपर जिस प्रकार का वो झेल रहे हैं, वो बहुत ही मैं कहूंगा कि दुख की बात है। और अगर हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात करें, यूक्रेन के अलावा हमारा ही प्रांत में जहां एससीओ का फुटप्रिंट सबसे करीब है वो है अफगानिस्तान। तो ये जो एनजीओ के साथ बैठक करना, थिंक टैंक्स के साथ बैठक करना, ये एक प्रकार का मैं कहूंगा समस्या को पहचानने की एक प्रयास है। साथ साथ जितने भी एनजीओ हैं अभी अफगानिस्तान के अंदर समर्थन जो दे रहे हैं, चाहे वो यूएन के माध्यम से या कहीं और, उसका अंदाजा करके देखना है कि वो कहाँ तक पहुंच रहा है, कहाँ नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि तालिबान भी इंटरनेशनल एड जो समर्थन है उनके ऊपर आरोप ये भी है कि वो केवल उन्हीं प्रांतों में भेज रहे हैं जहां पे तालिबान का पकड़ है और उनका जो जातीय जो भी पहचान है उसके मुताबिक दिया जा रहा है, चाहे वो लड़कियां हो या औरत या जो तालिबान के नीतियों के बाहर है या दायरे के बाहर है, तो उनके लिए कठिनाई बढ़ गई है। तो ये सब मेरे ख्याल से एक प्रकार से राजनाथ सिंह साहब रेखांकित कर रहे थे ये एनजीओ और थिंक टैंक के बैठक में, और देखना है कि भारत जैसे बाकी देश जो समर्थन देने के लिए तैयार है, ये कब तक और कहां तक इस प्रकार का समर्थन देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान का जो स्थिति है वो जल्दी हल होने वाला नहीं है। कमोडोर भास्कर, हमसे बात करने के लिए बड़ा शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर सी उदय भास्कर और पत्रकार अजय बैनर्जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।